चलिए देखिए, धातुओं के शोधन की 5वीं विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, ये विधि जो होती है धातुओं के शोधन के लिए सबसे प्रयुक्त विधि होती है। इस विधि में यह धातुओं का जो अधिकांश धातुओं का शोधन इसी विधि द्वारा करते हैं। देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में जो अधिकांश धातुएं होती हैं सबका शोधन इसी द्वारा किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक विद्युत अपघटनी सेल। अब विद्युत अपघटनी सेल होगा तो दो चीजें होंगी, एक होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड, और कोई विद्युत अपघट्य होगा। तो एक विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु है उसकी छड़ को हम एनोड बना लेते हैं। ये अशुद्ध धातु, जैसे मान लीजिए हमें कापर का शोधन करना है, तो जो अशुद्ध कापर है उसे हम क्या बना लेते हैं, एनोड बना लेते हैं। और जो शुद्ध धातु की प्लेट होती है, शुद्ध धातु की प्लेट, उसे हम कैथोड बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें कापर का शोधन करना है तो अशुद्ध कापर की प्लेट जिसका शोधन हमें करना है उसे एनोड बना लेते हैं, और कापर की शुद्ध प्लेटेज ले करके उसे हम कैथोड बना लेते हैं। ठीक, और जिस धातु का शोधन करना उसी धातु का कोई विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कापर का शोधन करना है तो हम कापर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं, तो हम कापर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, जिस धातु का शोधन करना है उस अशुद्ध धातु को हम एनोड, उसकी शुद्ध धातु की प्लेटों को कैथोड बना लेते हैं, और उसके किसी लवण के विद्युत अपघट्य विलयन में इसे डुबा दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कापर का शोधन करते हैं तो अशुद्ध कापर को एनोड बना लेते हैं, शुद्ध कापर लेकर के उसे हम कैथोड बना लेते हैं। उसके बाद कापर सल्फेट का विलयन में इसे डुबा दिया जाता है। ये कापर सल्फेट का विलयन किसका कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो ही विद्युत धारा हम प्रोवाइड करते हैं, अशुद्ध कापर का जो एनोड होता है वह पिघलने लगता है। अशुद्ध कापर का एनोड पिघलने लगता है। जब कापर का एनोड पिघलने लगता है तो ये पिघलने लगता है और यहाँ से कापर निकल करके कैथोड पर जाने लगता है, कैथोड पर जमा होने लगता है। अशुद्ध कापर की जो प्लेट होती है या एनोड होती है वह पिघलने लगता है, उसमें से कापर निकल करके शुद्ध कापर की प्लेटों पर जमा होने लगती है। जो अशुद्धियाँ होती हैं वे अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को हम एनोड पंख या कीच कहते हैं। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख या कीच कहते हैं। अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, अशुद्धियाँ क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, और शुद्ध धातु कैथोड की जो सीट होती है उस पर एकत्रित होने लगती है। इस प्रकार धातु का हम शोधन कर लेते हैं। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा अधिकांश धातुओं का शोधन हम इसी विधि द्वारा करते हैं। चलिए अगला है, देखिए अगली जो विधि है वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण विधि है। वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण विधि है। देखिए इस विधि में क्या करते हैं, हम अशुद्ध धातु को, जो अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध धातु को हम उचित अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देते हैं। कोई निश्चित अभिकर्मक, उचित अभिकर्मक लेकर के जिससे वह क्रिया करे, क्रिया करा देते हैं। जब क्रिया कराते हैं तो जो धातु होता है वह अभिकर्मक के साथ क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बना देता है। क्या बना देता है, वाष्पशील यौगिक बना देता है, और अशुद्धियां क्रिया नहीं करती। तो अशुद्ध धातु को सबसे पहले हम उचित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। क्रिया कराने पर जो धातु होता है वह अभिकर्मक से क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बनाता है। ये वाष्पशील यौगिक बना लिया। अशुद्धियां जो होती हैं वे क्रिया नहीं करती। अब जो वाष्पशील यौगिक है उसे हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर वह अपघटित हो जाता है और धातु उससे अलग हो जाता है। कहने का मतलब वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण विधि के लिए कौन कौन सी दो शर्तें होती हैं, वे दो शर्तें पालन करनी चाहिए। मतलब होता यह है कि जो जिस धातु का हमें शोधन करना है वह विकर्मक के साथ क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बनाए। मतलब जिस धातु का शोधन करना उसे हम विकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, क्रिया कराने पर वह वाष्पशील यौगिक बना लेता है। दूसरी बात, जो वाष्पशील यौगिक है वह अपघटनीय होना चाहिए, मतलब आसानी से अपघटित हो जाए, टूट जाए। ऐसा नहीं कि आपने वाष्पशील यौगिक बनाया, वो वाष्पशील यौगिक टूटा ही नहीं, धातु वहां से बाहर नहीं निकला। तो वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण के लिए हम करते क्या है, पहली बात की हम सबसे, इसके लिए दो शर्त होती है कि अशुद्ध धातु अभिकर्मक से क्रिया करना चाहिए, और क्रिया करके कैसा यौगिक बनाए, वाष्पशील यौगिक बनाए। और दूसरी बात, ये वाष्पशील यौगिक आसानी से अपघटित हो जाए। जैसे हम देखते हैं इसमें वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण में पहली विधि होती है मांड विधि। कौन सी विधि, मांड विधि। देखिए मांड विधि द्वारा निकिल धातु का शोधन किया जाता है। मांड विधि द्वारा निकिल धातु का हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। इसमें हम करते क्या है, अशुद्ध निकिल को, निकिल जो अशुद्ध होता है उस अशुद्ध निकिल को की धातु को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो लगभग 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 60 से
80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो अशुद्ध निकिल को आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो जो निकिल होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके निकिल टेट्रा कार्बोनिल बना लेता है, NiCO4 बना लेता है। अशुद्धियां क्रिया नहीं करती, ये वाष्पशील होता है। ये क्या होता है? वाष्पशील यौगिक के रूप में आता है और अशुद्धियां क्रिया नहीं करती। इस वाष्पशील यौगिक को हम एकत्र करते हैं और इसे गर्म कर देते हैं। कितने ताप तक? 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह गैस के रूप में बाहर चला गया, आपके पास बचा क्या? निकिल बचा, और ये निकिल शुद्ध अवस्था में होता है। तो वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण का एक उदाहरण है मांड विधि। मांड विधि द्वारा किसका शोधन करते हैं? निकिल का शोधन करते हैं। कैसे शोधन करते हैं? हम अशुद्ध निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। किस ताप पर? 7 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये अशुद्ध निकिल है। अशुद्ध निकिल में दो चीजें होंगी, एक तो निकिल होगा और दूसरी अशुद्धियां होंगी। तो जो निकिल होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है और वाष्पशील निकिल टेट्रा कार्बोनिल बना देता है। ये वाष्प के रूप में बाहर आ जाती है, अशुद्धियां क्रिया नहीं करती। तो अशुद्धियां आपकी अलग हो गई। अब इस निकिल टेट्रा कार्बोनिल को 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और गर्म करने पर निकिल इसमें से बाहर हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जाती है। मतलब आपको शुद्ध निकिल मिल गया। देखिए, शुद्ध प्रावस्था शुद्धिकरण विधि का दूसरा उदाहरण देखते हैं, वान आर्केल विधि। कौन सी विधि? वान आर्केल विधि। पहली तो मांड विधि थी, वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण विधि का दूसरा था वान आर्केल विधि। देखिए, वान आर्केल विधि में क्या करते हैं हम? टिकिन जो टाइटेनियम और जिरकोनियम Zr, इस विधि द्वारा हम टाइटेनियम और जिरकोनियम का क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। करते क्या है? सबसे पहले जैसे टाइटेनियम का शुद्धिकरण करना है तो हम क्या करते हैं? अशुद्ध टाइटेनियम को आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं। आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो जो टाइटेनियम होता है वह आयोडीन के साथ क्रिया कर लेता है लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बनाता है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। ये वाष्पशील होता है। अब जो अशुद्धियां होती हैं वह आयोडीन से क्रिया नहीं करती। अब ये जो वाष्प मिला, इस वाष्प को हम गर्म कर देते हैं लगभग 1425 से 1525 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 1425 से 1525 डिग्री सेंटीग्रेड। तो TiI4 से टाइटेनियम बाहर हो जाता है और आयोडीन जो होता है वह गैस के रूप में अलग हो जाती है। मतलब टाइटेनियम और जिरकोनियम का शोधन इसी विधि द्वारा किया जाता है। जैसे अशुद्ध टाइटेनियम का शोधन करना है तो हम क्या करेंगे? अशुद्ध टाइटेनियम को आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है। लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर टाइटेनियम क्रिया करके टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बना देता है, जो कि वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। ये वाष्प के रूप में एकत्रित हो जाती है और अशुद्धियां इनसे क्रिया नहीं करती। इस वाष्प को हम अलग करते हैं और 1425 से 1525 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो आयोडीन वाष्प के रूप में अलग हो जाता है, टाइटेनियम प्राप्त हो जाता है। जिरकोनियम का भी शोधन इसी विधि द्वारा करते हैं। जहां Ti है वहां Zr लिख दीजिए, सब कुछ वही रहेगा। Zr + 2i2 250 डिग्री सेंटीग्रेड, Zri4 को 1425 से 1525 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होता है? जिरकोनियम प्राप्त हो जाता है +2i2। ठीक। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होता है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो धातुएं होती हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी धातुएं प्रयोग की जाती हैं उनका शोधन वान आर्केल विधि द्वारा ही हम करते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जितनी भी धातुएं होती हैं सबका शोधन वान आर्केल विधि द्वारा किया जाता है। ये 2 विधि हुई, बाकी अब 2 विधि और बाकी है, वह 2 विधि कल आपको बता दिया जाएगा। धातुओं का शोधन समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कुछ भट्टियों के बारे में पढ़ेंगे।